बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कल हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो कौन सा किया था? जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जब इंटरसेप्ट और स्लोप आप सीख चुके हैं, तो स्लोप के हवाले से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले उसको आपने लिखना भी है अपने पास और फिर याद भी रखना है। ठीक है। अब वो कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा? पहला पॉइंट ये है कि whenever two lines are parallel, their slopes are equal. Their slopes are equal. जब कभी दो लाइंस पैरेलल होंगी आपस में, तो उनके स्लोप्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू लाइन्स, L1 लाइन 1 एंड L2 लाइन 2। अब किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है उसको m से डिनोट करते हैं, मगर यहाँ पे क्योंकि लाइन 1 है तो उसकी मुनासबत से इसका जो स्लोप है वो m1 लेंगे और L2 का जो स्लोप है वो m2 लेंगे। बेटा ये m1 और m2 से कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम लोग कहीं रेशो थ्योरम पे चले जाओ कि ये तो रेशोज है। रेशोज नहीं है ये। यहाँ पर हमने m1 से मुराद ये है हमारी कि ये L1 का स्लोप है और m2 से मुराद हमारी है कि ये L2 का स्लोप है। क्लियर है बात? बेटा L1 और L2 जो दो लाइंस मैंने यहाँ बनाई हैं वो कैसी लाइंस हैं? वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो जब कभी कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल। ये लॉ है हमारे पास। उनके स्लोप इक्वल होने का मतलब है m1 इक्वल टू m2। m1 बराबर होगा m2 के। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो बेटा उनके स्लोप बराबर क्यों हैं? क्या आप लोग रीजन बता सकते हैं इसका? अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और उनके स्लोप इक्वल हैं तो ये स्लोप इक्वल क्यों हैं? इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, ये वजह नहीं है। आप ये कहिए, नहीं डिस्टेंस की भी बात नहीं है, आप ये कहिए कि दोनों के एंगल बराबर हैं। बेटा पैरेलल दो चीजें कब होती हैं? टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उन दोनों का एंगल सेम हो। अगर ये मिसाल के तौर पर 45 डिग्री के एंगल से बनी हुई है तो ये भी 45 डिग्री के एंगल से बनी हुई हो, जैसे अगर मैं क्रॉस में लाइंस बनाऊं तो ये दो लाइन भी पैरेलल जब होंगी जब इन दोनों के एंगल सेम होंगे। तो इन दोनों के एंगल यानी इनकी इंक्लिनेशन सेम है। अगर इन दोनों की इंक्लिनेशन सेम है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m इक्वल टू टेन थीटा इनके m की वैल्यू यानी स्लोप भी इक्वल आएगा मैथमेटिकली। ठीक है। तो m1 इक्वल टू m2 क्यों है? कोई भी पूछे बताइएगा। दोनों का एंगल, दोनों की इंक्लिनेशन सेम है। इंक्लिनेशन सेम होने की वजह से इनके जो स्लोप हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? अब अगली बात पे आता हूं मैं। दूसरा पॉइंट जो आपने अपने पास नोट भी करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी तरह का, वो ये है
जी बेटा 180 का एंगल है स्ट्रेट लाइन का, और अगर यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो कल की तरह क्या होगा वो आपके पास, हाँ जब भी 180 होगा अगर हम पूरा राउंड करें, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक्सिस नहीं बने हुए, तो ये आपके पास 180 डिग्री होगा स्ट्रेट लाइन का। तो दोनों में 180 पुट करेंगे सेम आंसर आएगा। whenever two lines are perpendicular, अभी पैरेलल की बात हो रही थी, अब किसकी बात होगी, परपेंडिकुलर की। whenever two lines are perpendicular, the product of their slopes, the product of their slopes is equal to -1, is equal to -1। जब कभी दो लाइंस आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ m1 मल्टीप्लाई m2, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट बराबर होगा -1 के। सही है। अगर इसको डायग्राम बना के समझें बेटा, तो डायग्राम बना के इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया है और इसमें मैं दो लाइन बना रहा हूं। एक लाइन मैंने ये बनाई जो बाइसेक्टर है, और ये वाली लाइन भी बाइसेक्टर है, ये L1 है और ये L2 है। इसका स्लोप M1 होगा, इसका स्लोप M2 होगा। ठीक है बेटा, ये दोनों लाइन मैंने ऐसी बनाई हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। L1 और L2 देख लीजिए जरा गौर से, L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना। L1 और L2 क्योंकि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर कभी ऐसा हो कि दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा। क्लियर है बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी जिस तरह वहां साबित किया, लॉजिक बताई कि M1 और M2 बराबर कैसे होंगे, तो सवाल यहां पे भी पैदा होता है कि M1 मल्टीप्लाई M2 -1 के बराबर कैसे होगा। तो आइए आपको करके दिखा देता हूं। पहले तो आपसे राय ले लेते हैं, पहले तो आपसे राय ले लेते हैं क्यों होगा ऐसा। y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, ये दो लाइन है बेटा, लाइन 1, लाइन 2, ये स्लोप M1 और ये स्लोप M2। ठीक है, अब अगर आप गौर करो, जी कुछ जहन में आया क्यों इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर है, क्या वजह है। हाँ जी, क्रॉस हटेगा तो साइन आएगा, समझ लीजिए अब जरा इसको। अगर मैं बोलता हूं कि L1 कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम यूं चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और यहां पे आके रुक जाएंगे। कितना एंगल बना रही है ये, नहीं M1 नीचे नहीं है, M1 को मैं L1 के सामने भी लिख सकता हूं, फिर ये ऊपर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं L1 और L2 के इंटरसेक्शन की। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्यों -1 के बराबर है। एंगल बताइए 45। अच्छा जी, अब L2 का एंगल बताइए। अगर मैं यहां से चलता हूं और L2 पे आके रुकता हूं तो L2 कितना एंगल बना रही है, यस दूसरा बनाएगी 135 का। कल इस तरह की गुफ्तगू हो चुकी है हमारी कि यहाँ 135 क्यों होगा, यहाँ 45 क्यों होगा। क्लियर है ना ये बात। L1 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और L2 पे कितना एंगल बन रहा है, 135 का। अब बेटा हम दोनों के स्लोप निकालेंगे, दोनों के स्लोप M1
बराबर होगा m tan थीटा के बराबर होता है ना, तो m1 इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। m1 इक्वल टू टेन थीटा की जगह क्या आएगा 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 के, तो m1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई 1 के बराबर। फिर m2 इक्वल टू tan थीटा, m2 इक्वल टू tan थीटा की जगह क्या आएगा 135 135 डिग्री। सही है। m2 इक्वल टू, अब tan 135 किसके बराबर होगा tan 135, आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लें, -1 के बराबर आएगा। -1 आएगा कि नहीं। हम दो ऐसी लाइंस को डील कर रहे हैं बेटा जो जिनके स्लोप हमने m1 m2 माने हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो बेटा m1 मल्टीप्लाई m2 किसके बराबर होना चाहिए। बोलो, बोल क्यों नहीं रही। m1 मल्टीप्लाई m2 किसके बराबर होना चाहिए। -1 के। तो आइए करके देख लेते हैं, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करें। m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू m1 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई m2 -1 के बराबर है। बेटा मुलाकातें करवा दो, दोनों की क्या आएगा m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर आएगा -1 के। ये मैथमेटिकली आपने प्रूव भी कर लिया कि m1 मल्टीप्लाई m2 -1 के बराबर होता है। क्यों होता है, दोनों लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर हों उनके एंगल ऐसे हैं कि जिनकी वैल्यू रिवर्स हो जाती है, माइनस साइन के साथ आ जाती है। दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सही है। इसलिए ये आपने प्रूफ कर लिया। कोई पूछे कैसे होता है -1 के बराबर, बताना ऐसे होता है। कर देते हैं 135 वाली बात रिपीट। बेटा यहां से अगर मैं चलना शुरू करूं एक्स एक्सिस से, तो ये वाई एक्सिस पर आकर इस वर्टिकल लाइन पे आके एंगल होगा 90 डिग्री। ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है। फिर मजीद हमने हाफ क्वाड्रेंट कवर किया है और हाफ क्वाड्रेंट बराबर होता है 45 डिग्री के। किसके 45 डिग्री के। तो 90 प्लस 45 किसके बराबर हो जाएगा 135 के बराबर होगा। दैट्स वाई 135 आया है। सही है। और कोई सवाल बेटा। अब ये दोनों फॉर्मूले हमने लिख भी लिए, याद भी कर लिए और समझ भी लिए। वजह भी समझ ली क्यों होता है। कॉपी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल करना है हमने इसका। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कह रहे हैं इन each of the following the slope of a line is given. The slope of a line is given. What is the slope of a line? Slope of a line parallel, पहली चीज। दूसरी चीज परपेंडिकुलर। टू इट। पहला पार्ट है 2/3। बेटा आपसे कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज गिवन। लाइन का स्लोप आपको गिवन है। लाइन का स्लोप आपको गिवन है। क्या गिवन है
2/3 गिवन है, ये एक लाइन का स्लोप है। और पूछ क्या रहे हैं, पूछ ये रहे हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट एंड परपेंडिकुलर टू इट। यानी ये किसी लाइन का स्लोप है 2/3। अब आपने उस लाइन का स्लोप भी बताना है जो इस लाइन के पैरेलल हो, और आपने उस लाइन का स्लोप भी बताना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। दोनों बातें आपने बतानी है। तो यहां पर हमारे पास जो स्लोप है इसको हम कंसीडर कर लेंगे m1, और जो दूसरी लाइन है जो उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर होगी उसको m2 मान लेते हैं। तो यहां हमने लिख दिया लेट m1 इक्वल टू 2/3। डायग्राम हम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। ये L1 हमारे पास और ये L2 हमारे पास, सॉरी पैरेलल की बात कर रहे हैं पहले। तो बेटा पैरेलल लाइंस बनाएंगे पहले दो, L1 और L2। इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2। ठीक है, अब M1 जो है वो गिवन है आपके पास, M2 आपको निकालना है। ऐसा ही है ना, पैरेलल लाइंस की अगर बात हो तो ये पैरेलल वाले की डायग्राम बना दी। अब क्या है जी इसमें, M1 पता है, M2 निकालना है, क्या करेंगे, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो दूसरा स्लोप निकालने के लिए करेंगे क्या, क्या तरीका होगा दूसरा स्लोप निकालने का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, हमने पढ़ा है अभी पीछे, अगर दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, दो लाइन पैरेलल हो, सिंस यहां पर हम लिख देंगे रीजन, टू लाइंस आर पैरेलल, ए पार्ट कर रहे हैं हम। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो M1 बराबर होगा M2 के। M1 की वैल्यू पता है 2/3, यहाँ लिख देंगे, और M2 आपके पास ऐसे ही रहेगा, मतलब M2 बराबर है 2/3 के। M2 किसके बराबर आ गया, 2/3 के बराबर आ गया। यानी जो M1 होगा वही M2 होगा बेटा। सही है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, कोई मसला। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला करें। बी पार्ट परपेंडिकुलर वाला है। परपेंडिकुलर वाले में क्या होगा, डायग्राम हम कुछ इस तरह बनाएंगे इसके अंदर, L1 है, ये L2 है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है। ठीक है, L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके स्लोप M1 और M2 हैं। तो बेटा अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, आपको M1 पता है, लेट M1 इक्वल टू 2/3। कौन सी कंडीशन लगेगी परपेंडिकुलर के लिए, सिंस, यहां पर हम लिख देंगे सिंस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो हम इसको यूं लिखेंगे कंडीशन को, M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू -1। M1 मल्टीप्लाई M2 किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो बेटा M1 की जगह हम पुट कर देंगे 2/3 मल्टीप्लाई M2 की जगह M2 ही रहेगा इक्वल टू -1। M2 निकालना है तो क्या होगा, ये -1 ऐसे ही रहा, 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। तो M1 कितना आ गया, सॉरी M2 कितना आ गया, -3/2।
सही है बेटा, ऐसे M2 निकालेंगे आप परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में। अब M1 और M2 को देखो दोनों को, और एक खास बात बताओ। M1 और M2 को देखकर एक खास बात बताओ, क्या खास बात है दोनों में? यस, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और साइन भी अपोजिट है। परपेंडिकुलर में ऐसे ही होता है, जब स्लोप निकालें तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी आते हैं बेटा, और दोनों के साइन भी अपोजिट आते हैं। रेसिप्रोकल भी आएंगे और साइन भी अपोजिट आएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के। अब ये जो बाकी पार्ट है इसके, क्वेश्चन 8 के 2, 3, 4, 5, ये आप लोग घर पे कर लेंगे खुद, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। अब बेटा 9 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, बाकायदा 5 नंबर का सवाल लाजमी आता है इसका, इस तरह का, ठीक है, आप देखेंगे अक्सर। तो ये देख लेते हैं अब हम। द लाइन थ्रो द लाइन थ्रो 6, -4 and -3, 2 is parallel to the line through 2, 1 and 0, y। फाइंड y निकालना है आपको, ठीक है, y निकालना है। ये जो उसमें y नजर आ रहा है, कंडीशन क्या दे रहे हैं आपको, सिचुएशन क्या दे रहे हैं आपको, कि एक लाइन है 6, -4 एंड -3, 2 से मिलके बनी है। लाइन या ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये लाइन ड्रॉ कर ली। 6, -4 और -3, 2, ये लाइन है। इस पैरेलल टू द लाइन थ्रो 2, 1 एंड 0, y। ये एक लाइन के साथ पैरेलल है। किस लाइन के साथ? 2, 1 एंड 0, y। तो हमने दूसरी लाइन भी बना दी यहाँ पर, ठीक है। 2, 1 और 0, y, दो पैरेलल लाइंस आपने बनानी है। आपके पास स्केल होगा, बेहतर तरीके से बनाइएगा। और तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। वो आपसे फरमा रहे हैं कि फाइंड y। आपने क्या निकाल देना है इस डेटा की मदद से? y निकालना है आपने, ठीक है। अब y कैसे निकालेंगे, क्या कंडीशन लगेगी इसके ऊपर? यही कि ये पैरेलल हैं तो इनके स्लोप एक दूसरे के बराबर होंगे। उससे पहले थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। सॉल्यूशन, एंगल तो यहाँ पर है नहीं बेटा, स्लोप कैसे निकालेंगे फिर? यहाँ एंगल नहीं है, स्लोप कैसे निकालेंगे फिर बताएं? तरीका बताया ना दूसरा आपको, उसका कोऑर्डिनेट्स वाला, वो इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से। पहले तो डिस्क्राइब करेंगे, लेट two lines are parallel to each other and hence m1 equal to m2। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, हम ये लेट कर लेते हैं, तो m1 और m2 एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी उनके स्लोप्स।
यहाँ पर यही कंडीशन लगेगी। तो अब पहले M1 निकाल लेते हैं, फिर M2 निकाल लेते हैं। दोनों जब निकल जाएंगे तो उनको इक्वेट कर लेंगे। सही है। फॉर M1 बताइए, स्लोप का फॉर्मूला बताइए जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो। याद किया किसी ने? जी। यस। M1, अब मैंने वहां पे M का फॉर्मूला लिखवाया था। अब बच्चे कहते हैं सर M1 और M2 का तो लिखवाया ही नहीं है। भाई M का लिखवा दिया ना। M क्या है? स्लोप। अब वो M1 बन जाए या M2 बन जाए, पहला स्लोप हो पहली लाइन का हो दूसरी लाइन का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? M1 हो या M2। M1 बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए पिछली स्लाइड, देख लें फिर कर लेंगे आगे। ठीक है। दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, जिसकी वजह से उनके स्लोप्स एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहां पर मुझे बताइए कि ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, ये पहली लाइन का स्लोप है M1। पहली लाइन का स्लोप है ना M1 L1 का। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पहली लाइन के देखेंगे तो क्या होंगे? y2 और y1 क्या होगा आपके पास? y2 क्या होगा और y1 क्या होगा? y2 2 होगा और y1 -4 होगा। y2 2 है और y1 -4 अपॉन x2 और x1 कितना होगा? x2 -3 है और x1 6 है, -3 और 6। तो हम यूं लिख लेंगे -3 और 6। M1 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन -3 और -6 -9 के बराबर होगा। इसीलिए M1 इक्वल टू ये 2 + 4 6 अपॉन -9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। M1 इक्वल टू -2 अपॉन 3। M1 किसके बराबर आ गया? -2 अपॉन 3। सही है। अब क्या करेंगे? क्या करें? अब M1 आ गया। हाँ बिल्कुल, M2 निकालेंगे। M2, तो अब हेडिंग आएगी हमारे पास फॉर M2 बाय यूजिंग फॉर्मूला M2 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। M2 इक्वल टू, अब आप देख लें इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दूसरी लाइन से। y2 y होगा और y1 1 होगा, y और 1, y -1 अपॉन x2 और x1 क्या होगा? x2 और x1 0 और 2, 0 और 2, तो यहां लिख देंगे 0 -2। M2 इक्वल टू y -1 ऐसे ही रहा अपॉन 0 -2 के बराबर। ये M2 आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन कौन सी लगेगी? पहले सवाल में तो पैरेलल वाली लगी थी, वहां पैरेलल का मामला था। यहाँ पैरेलल थोड़ी है, यहाँ तो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा? M1 मल्टीप्लाई M2 बराबर होगा -1 के। M1 की जगह क्या आएगा? M1 की जगह -2 अपॉन 3 आएगा।
ये आ गया M1 की जगह -2/3 मल्टीप्लाई M2 की जगह y-1/-2 और यहाँ क्या बचा -1। ठीक है, अब ये देखें आपके पास सही है ना, वैल्यू ठीक लिखी है यहाँ पर। ओहो, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, मैं मेरे जहन में आया कि हम लोग दूसरा सवाल कर रहे हैं ये अभी। ओहो, पैरेलल वाला है ना ये, पैरेलल में तो बराबर लेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा। पैरेलल कर देते हैं इसको बस। आर पैरेलल, पैरेलल है तो कंडीशन क्या लगेगी, M1 = M2 वाली। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट। ये हमजा असद के नाम से कौन है? एडमिन आईटी जरा चेक करें इनको। ठीक है, पैरेलल है तो M1 आपके पास कितना आया था, -2/3। -2/3 इक्वल टू M2 हमारे पास y-1/-2। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -2 से, पहले से -2 लिखा हुआ था और फिर इधर से भी -2 आ गया। इसी तरह से y-1 लिखा हुआ है और 3 डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू y-1 हो जाएगा। 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा, ये हो गया 4 इक्वल टू, अब ये 3 की मुलाकात दोनों से होगी, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y-3, -3 लेफ्ट पे आके +3 और ये बचा आपके पास 3y, 7 इक्वल टू 3y। और फाइनली आपके पास 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, 7/3 इक्वल टू वाई, यानी y बराबर आ गया 7/3 के। बेटा y निकालना था, y निकाल दिया हमने। पता है, बात समझ में आई? कहीं पे कोई मसला तो बता दें। बेटा क्लियर है? किसको, 3 को डिनोमिनेटर में रख के कैसे करोगी? हाँ, 4/3 +1 हो जाएगा, फिर वो एलसीएम ले सकते हैं, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। गुड, लीजिए डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम बनाई है ना हमने, ये रही डायग्राम। इसमें एक चीज और मेंशन कर दें ना यहाँ पर, L1, L1 और L2। ठीक है, ठीक है बेटा। हटा दूं?
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द लाइन थ्रो टू कॉमा फाइव and -3 comma -2 and -3 comma -2 is perpendicular to the line through is perpendicular to the line through 4 comma -1 and x comma 3, find x। अच्छा, इसमें है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बेटा, तो इसमें वही लगाएंगे m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। सही है बेटा। एक लाइन है जो दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक लाइन इससे बन रही है 2,5 -3 -2 से, और दूसरी लाइन इससे बन रही है 4 -1 एंड x 3 से। तो दो लाइन बना लेते हैं यहाँ पर जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये है 2,5 और -3 -2, ये परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के परपेंडिकुलर है 4 -1 वाली और x 3। ठीक है, दिस इज L1, दिस इज L2, इट्स स्लोप इज m1, इट्स स्लोप इज m2 बेटा। ठीक है, तो बारी बारी दोनों के स्लोप्स निकालेंगे और फिर उन पर मल्टीप्लाई वाली कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर वर्डिंग लिख लेते हैं पहले। लेट L1 and L2 be the two perpendicular lines having the slopes m1 and m2। ठीक है, दो लाइंस L1 एंड L2 जो कि परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनके स्लोप्स m1 एंड m2 हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं लगाना चाहूंगा फॉर्मूला m1 के लिए, तो लिखेंगे फॉर m1 बाय यूजिंग फॉर्मूला m1 बराबर है किसके, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x के, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेटा y2 और y1 बताओ जरा मुझे जल्दी से, आप लोग ही बताओगी, लिखिए चैट में सब। y2 -2 होगा और y1 5 होगा, -2 और 5, -2 माइनस और y1 है 5, x2 और x1 -3 और 2, -3 और 2, m1 इक्वल टू -2 और -5 -7 के बराबर, और -3 और -2 -5 के बराबर। ये माइनस से माइनस कैंसिल, m1 बराबर है 7/5 के। m1 किसके बराबर है, 7/5 के। ठीक है, ये m1 इसके बराबर हो गया। अब m2 निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर m2 बाय यूजिंग फॉर्मूला। m2 किसके बराबर होगा, ये डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। ठीक है, अब बताइए मुझे y2 और y1 क्या होगा। 3 और -1 होगा y2 और y1, यहाँ लिख लेंगे 3
माइनस और -1। x2 और x1 क्या होगा? x और 4 हो जाएगा x -4। m2 इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x -4। m2 इक्वल टू 3 + 1 4 अपॉन x -4। ये आपके पास m2 हो गया। दोनों की स्लोप हमने निकाल ली है, उन दोनों लाइंस के स्लोप कि जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इस पर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे और वो लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 मल्टीप्लाई m2 बराबर होगा -1 के। अच्छा, अब m1 कितना है? m1 हमारे पास 7/5 है। m1 की जगह 7/5 मल्टीप्लाई m2 की जगह 4/x-4, 4/x-4 इक्वल टू -1। ऊपर वाले की मुलाकात ऊपर वाले से होगी, नीचे वाले की नीचे वाले से, तो 7 4 28 हो जाएगा और नीचे 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5x 5x -5 4 20 इक्वल टू -1। 28 ऐसे ही रहेगा, -1 ऐसे ही रहेगा। 5x -20 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई 5x -20। फिर 28 इक्वल टू, अब -1 का आपको पता है, -1 जो है वो किसी से भी मल्टीप्लाई है उसके साइन चेंज कर देता है। तो ये प्लस का 5x हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 20 हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, ये 28 ऐसे ही रहा, प्लस का 20 इधर आके -20 हो गया और यहाँ पे बचा माइनस का 5x। 28 में से 20 माइनस करें तो 8 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 5x। अब ये -5 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट पे आके हो जाएगा डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू x। पलट के लिख देंगे x इक्वल टू -8/5। जो नीचे है इसको ऊपर लिख देंगे, x इक्वल टू -8/5। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया x का। बताएं, बात समझ में आई? कहाँ से रिपीट करूं बेटा? डायग्राम। बेटा ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कह रहे हैं वो लाइन जो 2,5 और -3, -2 से बनी है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन पर जो 4, -1 और x, 3 से बनी है। ठीक है, यानी ये दो लाइंस, दो डिफरेंट लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैंने यही किया है, जो 2,5 और -3, -2 है इसको परपेंडिकुलर रखा है किसके ऊपर? एक स्ट्रेट लाइन 4, -1 और x, 3 के ऊपर। बस ये दो लाइंस मल्टीप्लाई में बनाई हैं, एक को L1 माना है, दूसरे को L2 बनाया है। ठीक है बेटा, डन। अच्छा जी, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट
6,5 कॉमा -3,0 and 4, -2 are the vertices of a right triangle. इसमें क्या कह रहे हैं कि यूजिंग स्लोप्स, ये क्यों कहा इन्होंने? कह देते हैं प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये क्यों कहा इन्होंने? क्या वजह है? मेंशन क्यों किया? इसका मतलब है कि ये सवाल स्लोप्स के अलावा भी किसी मेथड से हो सकता है, और हो सकता है नहीं, हुआ है, आपने किया भी है। याद कीजिए जरा वो सवाल 2.1 का, कि जिसमें आपने प्रूफ किया था कि गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, और आपने प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट्स वाई यहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि भाई दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं कर देना, अब वो मांग रहे हैं स्लोप के जरिए। मैंने उस वक्त भी आपको बात बताई थी कि ये जो सवाल है ये 2-3 तरीकों से सॉल्व हो सकते हैं। तो पेपर में अगर मेंशन कर दिया जाए कि भाई इस पार्टिकुलर मेथड से करना है, तो फिर आप उस पार्टिकुलर मेथड से जब करेंगे जब नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। मिसाल के तौर पर यहाँ यूजिंग स्लोप्स लिखा हुआ है, तो आप स्लोप से करेंगे तो नंबर मिलेंगे। आप कहें नहीं जी डिस्टेंस फॉर्मूले से भी होता है, मैं तो उससे करूंगा या उससे करूंगी, नंबर नहीं मिलेंगे फिर आपको। जरूरी है जो आपको मेथड मेंशन करके दिया जाए पार्टिकुलर, आपने उसी को फॉलो करना है और उसी को यूज करना है। ठीक है बेटा, उसी मेथड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब हम स्लोप के जरिए प्रूफ करेंगे। तो स्लोप के जरिए कैसे करेंगे भाई? राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, तो पहली फुर्सत में एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना राइट ट्राइंगल। 3 इसके वर्टिसेस ए, बी और सी। ए वर्टेक्स बराबर होगा 6,5 के, और बी बराबर होगा -3,0 के। इसी तरह सी बराबर होगा 4, -2 के। अब ये जो 3 वर्टिसेस हैं बेटा, इनके साथ ऐसा क्या करें कि हम स्लोप यूज करके प्रूफ कर देंगे राइट ट्राइंगल? क्या जहन कह रहा है आपका? मैं जब तक इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं आप सोचें और बताएं भी मुझे। लेट ए 6,5 बी -3,0 and C 4, -2 are the vertices of a right triangle। ये जो आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, ये हमने सपोज कर लिया राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब हमें प्रूफ करना है। अच्छा जी, ठीक है बेटा, ये जो ए बी साइड है ये एक तरह की लाइन ही है ना, 2 पॉइंट भी हैं। तो अगर 2 पॉइंट हो तो हम फॉर्मूला लगा के स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ए बी का स्लोप निकालते हैं, बी सी का स्लोप निकालते हैं, और सी ए का स्लोप निकालते हैं। ये काम करेंगे इसमें। अच्छा, अब वो कंडीशन तो आपने पढ़ी है ना स्लोप वाली, कि जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। पढ़िए, अभी पढ़िए ना, प्रूफ भी की है, उसका सवाल भी किया है, उसका फॉर्मूला भी लिखा है। अब एक चीज गौर करें जरा इसके अंदर, ये जो राइट ट्राइंगल होता है इसमें क्या कुछ परपेंडिकुलर का चक्कर होता है? क्या चीज परपेंडिकुलर होती है? 2 साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे यहां पर आप देखें तो ये AC और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो बेटा अगर AC और BC परपेंडिकुलर हैं मिसाल के तौर पर, तो इन दोनों के जो स्लोप होंगे, इन दोनों के जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1। समझ रही है बात को? AC और BC के जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो हम पहले जरा स्लोप निकाल लेते हैं सबके। यहां पे मैं लिखता हूं फॉर द स्लोप ऑफ AB दैट इज M1। सही है, स्लोप निकालना है M1, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। M1 बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम यहाँ लिखते हैं M1 इक्वल टू y2 माइनस y1। बताइए y2 y1 क्या होगा? 0 और 5 हो जाएगा 0 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा? -3 -6 लिख देंगे, -3 -6। M1 इक्वल टू बेटा 0 को इग्नोर कर देंगे, क्या बचेगा? -5 अपॉन -3 और -6 कितना हो जाएगा? -9। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल, तो M1 किसके बराबर होगा? 5/9 के बराबर होगा, 5/9 के बराबर। ठीक है जी, M1 बराबर हो गया 5/9 के। अब हम दूसरा स्लोप निकालेंगे, लिखेंगे फॉर द स्लोप ऑफ BC दैट इज M2 बच्चों, M2 है ये। बाय यूजिंग फॉर्मूला M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना होगा y2 और y1? BC की बात कर रहे हैं अगर, -2 और 0 होगा, -2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 कितना होगा? 4 और -3। यहाँ लिख लेंगे 4 माइनस और -3। M2 इक्वल टू, ये ऊपर है -2 नीचे 4, माइनस माइनस प्लस 3। M2 बराबर आ गया -2 अपॉन 4 + 3 7। ये M2 आ गया। अच्छा, अब सुनो जरा मेरी बात, अभी हमें CA का स्लोप निकालना है। किसका निकालना है? CA का। डेफिनेटली उसको M3 नाम देंगे हम। ठीक है, सही। हमने अभी परपेंडिकुलर वाले कंडीशन पढ़ी है स्लोप की। जब दो लाइन के जो स्लोप होते हैं वो परपेंडिकुलर जब होते हैं, मतलब दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप जो है ना बेटा, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और उनके साइन भी ऑपोजिट होते हैं। ऐसा है, एग्री करेंगे सब इस बात से? जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, साथ साथ ऑपोजिट साइन वाले भी होते हैं। इज इट फैक्ट? अगर ऐसा है तो हम M3 निकालते वक्त ये दुआ करेंगे कि या तो M1 का रेसिप्रोकल और ऑपोजिट साइन वाला आ जाए, या M2 का ऑपोजिट साइन वाला और रेसिप्रोकल आ जाए। इन दोनों को देखते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ हेडिंग डालते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे? फॉर द स्लोप ऑफ CA दैट इज M3 बाय यूजिंग फॉर्मूला। M3 किसके बराबर होगा? डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। M3 इक्वल टू y2 और y1 किसके बराबर होगा? बताएं। CA है ना, तो y2 5 होगा हमारे पास और y1 -2 होगा। 5 और -2, 5 -2। और x2 और x1 की बात करें तो 6 और 4, यहां पर लिख देंगे 6 -4। M3 इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 2, 6 -4 2। M3 कितना हो जाएगा? 5 + 2 7 अपॉन 2।
M3 बराबर है 7/2 के। बताओ वो हो रहा है जो हमें चाहिए था? सही है। तो अब हम पहचान गए कि CA का स्लोप और BC का स्लोप ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। डायग्राम के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही था, CA और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो हम यहां पर लिखेंगे इस तरह, सिंस M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू -1, M1 मल्टीप्लाई M2 -1 के बराबर होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास जो दो वैल्यूज रेसिप्रोकल आ रही हैं हम उनको कंसीडर करेंगे बेटा, M2 और M3 को। तो यहां लिखेंगे M2 मल्टीप्लाई M3 इक्वल टू -1, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, साइड्स इक्वल आनी चाहिए। M2 हमारे पास -2/7 है, ये आगे करके दिखाना है आपने मल्टीप्लाई, और M3 कितना है 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा -1, और यहां क्या बचेगा -1। दो साइड्स एक दूसरे के बराबर आ गई, तो हम यहां पर कह देंगे इट इज प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमने स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके भी प्रूफ कर दिया कि देखो ये ऑपोजिट और रेसिप्रोकल हैं, जब भी इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली प्रूव हो गया है। सही है बेटा? कोई इशू तो नहीं है? एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? ठीक है, आवाज आ रही है, ओके। यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम if 7, -1, -3, 1 and -5, 5 are its three consecutive vertices। ठीक है बेटा, वो कह रहे हैं यूजिंग स्लोप्स, स्लोप्स को यूज करते हुए फाइंड करो। क्या फाइंड करो भाई? क्या फाइंड करना है? फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के पहले भी हम प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, हमें पता है पैरेललोग्राम कैसा होता है। ठीक है, कह रहे हैं पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, और ये जो तीन है ये इसके कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले।
अब पैरेललोग्राम जो है ये, एक मिनट, इस पैरेललोग्राम के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, लिख देते हैं यहां पर ए, बी, सी और डी। पहला है हमारे पास 7, -1, दूसरा है -3, 1, तीसरा है -5, 5 और चौथा हमें मालूम करना है x, y। बेटा ऐसा सवाल क्या 2.1 में किया था जिसमें पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स निकालना था? किया था ऐसा सवाल क्या 2.1 के अंदर? तो उसमें हमने कैसे निकाला था? डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से, डायगोनल्स की मदद से। ठीक है, अब यहां पर कैसे करेंगे? यहां पर स्लोप के अकॉर्डिंग कहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? स्लोप यहां कैसे यूज होगा? जैसे पिछले सवाल में ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए यूज हुआ, तो यहां पे किस तरह यूज होगा स्लोप का कॉन्सेप्ट? क्या कहते हैं आप लोग? 2 पैरेलल लाइंस। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास पैरेललोग्राम होता है ना, इस पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी दो ऑपोजिट साइड हैं, इनके स्लोप इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। आप खुद देख लें, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। इसलिए ए बी और सी डी के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। बेटा बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें बी सी और ए डी की, तो बी सी एंड ए डी भी आपस में पैरेलल हैं, एंड वेन एवर टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप निकालेंगे, सी डी का स्लोप निकालेंगे, दोनों को बराबर ले लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम ए डी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे, दोनों को बराबर ले लेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई ये बात कि करना क्या है, दिया हुआ क्या है और करना क्या है? बोलिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकालते हैं, बी सी का स्लोप निकालते हैं, सी डी का और डी ए का, सबके स्लोप निकालते हैं बारी बारी। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं, 5 मिनट्स हैं। जरा चारों साइड्स के स्लोप तो निकालें, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, सी डी का स्लोप, डी ए का स्लोप। वर्डिंग लिख लेंगे स्टार्ट में। चलें लिखें, वर्डिंग भी लिखें इसकी, इसको डिस्क्राइब करें और फिर दें मुझे। चारों के स्लोप बताने हैं आपने।
ए बी कितना निकला, निकाला किसी ने ए बी का स्लोप? -1/5 आ रहा है आयशा का। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? बाकी स्टूडेंट्स बताएं ए बी की वैल्यू। -1/5, ठीक है, ओके गुड। बी सी का स्लोप कहा जा रहा है माहम की तरफ से कि -2 आया है। चलिए अब ये चारों स्लोप आप निकालेंगे ना बेटा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए का। फिर आपने ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इनको इक्वेट करके इक्वेशन बनानी है, और ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप इनको इक्वेट करके इक्वेशन बनानी है। आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई आ रहे होंगे। फिर आपने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स चौथा कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, चौथा वर्टेक्स आ गया आपके पास। तो क्या कर सकते हैं आप इसको घर पे? मेरे ख्याल में तो आसान है, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये। होमवर्क दे रहा हूं फिर मैं ये। जी बेटा।
सही है, समझ में आ गया क्या करना है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? फिर हम यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। कल की क्लास में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बेटा, इसको कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कल बता दीजिएगा, सही है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।